दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी करने वाले दोनों शूटरों को हरियाणा एसटीएफ की टीम ने यूपी के गाजियाबाद में मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी जिन लोगों ने की थी, दोनों शूटरों को हरियाणा एसटीएफ की टीम ने यूपी के गाजियाबाद में मार गिराया है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात बरेली में दिशा पाटनी के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई। आपको बताते चले कि हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस दोनों के संयुक्त ऑपरेशन में इसको अंजाम दिया गया है। आज उन दोनों को मार गिराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मारे गए बदमाशों के नाम रविंद्र और अरुण है। एक रोहतक और दूसरा सोनीपत का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ये यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस का साझा ऑपरेशन था। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने गाजियाबाद की टोनिका सिटी में दोनों को मार गिराया है। शुरू में खबर यह आई थी कि दोनों घायल हैं, बाद में दोनों आरोपियों के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी गई है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे। आपको याद दिला दें, शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड के डॉन गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गोलीकांड की जिम्मेदारी ली थी। गैंगस्टरों की ओर से लिखा गया था कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ की गई टिप्पणी का यह बदला है। दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने जुलाई महीने में अनिरुद्धाचार्य को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। पहले उन्हें धमकी दी गई और उसके बाद देखिए, बरेली का ये वही घर हम आपको दिखा रहे हैं जो बहुमंजिला एक कोठी है। वहां पर बाहर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, 9 राउंड फायरिंग की गई थी। लेकिन अब जिन लोगों की ओर से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया था, दोनों ही बदमाश आज मार गिराए गए हैं। इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। आज करीब शाम को 7 बजे के करीब ये एक वारदात हुई है गाज़ियाबाद के टोनिका सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, जिसमें हरियाणा पुलिस एसटीएफ की टीम और इसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पटानी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसके संदिग्ध, और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इन पे 1-1 लाख रुपए का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी और इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाज़ियाबाद में। और गाज़ियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। मौके से जिगाना पिस्टल और गोलियों की भी बरामदगी हुई है। इन दोनों ने मिलकर दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। ये धमकी दी थी कि अभी तो ये ट्रेलर है, अगर आगे बयान दिया गया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही। और आज देखिए इन दोनों का हश्र क्या हो गया। कानून व्यवस्था को जिसने सीधी चुनौती दी थी, आज दोनों अपराधी मार गिराए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महागठबंधन में चल रही महाभारत की। तेजस्वी यादव की जन अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। पटना के अलग अलग इलाकों से तेजस्वी यादव का रथ बेगूसराय पहुंचा है। कल जहानाबाद और नालंदा के इलाकों में तेजस्वी घूमे थे। 20 सितंबर तक इसी तरह तेजस्वी घूमने वाले हैं। कल यादव बहुल जिले में उनकी एंट्री होगी। अब जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि महागठबंधन में जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। तेजस्वी की तरफ से मिल रहे वो 5 संकेत देखिए जो महागठबंधन में गांठ की ओर इशारा करते हैं। पहला तो यह है कि तेजस्वी यादव अकेले ही यात्रा पर क्यों निकले हुए हैं। तेजस्वी की यात्रा में कांग्रेस का कोई झंडा, बैनर आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा। शनिवार को तेजस्वी ने सभी 243 सीटों पर लड़ने वाला बयान भी दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर भी आरजेडी ने लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम बनाने वाला गाना भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अब तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर बिहार के ज्यादातर विश्लेषकों का यह मानना है कि पिछली यात्रा की महफिल राहुल गांधी ने लूटी थी। आरजेडी के रणनीतिकारों से सहज नहीं थे, लिहाजा इस नई यात्रा की प्लानिंग तैयार की गई है।
हो सकता है इस विश्लेषण पर आप आसानी से यकीन ना करें, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस खबर को पुख्ता करती हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में शह और मात का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। दिन में तेजस्वी की जहां सभा हुई वहां आरजेडी के साथ लेफ्ट का झंडा दिखा था। रात होते होते कई जगहों पर तेजस्वी के कार्यक्रम में वीआईपी का झंडा भी नजर आया, लेकिन कांग्रेस का झंडा ना तो दिन में दिखा न रात को नजर आया। जब बाकी सहयोगी दल तेजस्वी के कार्यक्रम में मौजूद हैं तो फिर सवाल तो बनेगा ही कि कांग्रेस की गैर मौजूदगी आखिर क्या संकेत करती है। कहते हैं राजनीति में हर संदेश और संकेत के मायने होते हैं। हर तस्वीर में कोई ना कोई खबर छिपी होती है। ऐसे में इन तस्वीरों में कुछ ना कुछ कहानी है जो महागठबंधन की तरफ से छिपाने की, दबाने की, ना बताने की कोशिश हो रही है। वैसे सच को बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता, ये बात आप भी जानते हैं। एक कहानी औरंगाबाद जिले के कुटुंबा से भी सामने आई है। 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस के लोकल विधायक और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने महागठबंधन का सम्मेलन बुलाया था। खबर है कि इस बैठक में आरजेडी का कोई भी स्थानीय बड़ा नेता नहीं पहुंचा। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बुलाया ही नहीं गया था। अब 18 तारीख को आरजेडी ने यहां बैठक बुलाई है। कांग्रेस के लोग जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। वैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर आरजेडी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। खबर है कि पूर्व विधायक सुरेश पासवान लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आधार जनता तय करती है, जो मतदाता है क्षेत्र का वह तय करती है। तो जिस तरह से जितना भी सर्वे हुआ है और जो रोज दिन हम देख रहे हैं चीजों को, उसके आधार पर जनता की दावेदारी है कि इस बार सुरेश पासवान को महागठबंधन से उम्मीदवार बना करके भेजा जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। पूरे देश में आज उनकी बर्थडे पार्टियां हुई हैं। लोगों ने तरह तरह से अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया, उन्हें विश किया है। प्रधानमंत्री आज भी छुट्टी पर नहीं थे। काम करते करते ही उन्होंने दुनिया भर से बधाइयां ली, जवाब भी दिया। लेकिन राजनीति थोड़ी निष्ठुर होती है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने सियासी विरोधियों से कोई बर्थडे प्रिविलेज नहीं मिला। औपचारिकता के तौर पर उन्हें विपक्ष से बधाइयां तो मिली, लेकिन विरोधियों ने उनके बर्थडे को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाकर जन्मदिन के जश्न में सियासी रंग भी खूब घोलने की कोशिश की है। बर्थडे के मौके पर बधाई देने वाले प्रधानमंत्री के इंटरनेशनल मित्रों की लंबी कतार आज देखी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने बाकायदा वीडियो बनाया, वीडियो मैसेज भेजा, नरेंद्र मोदी को बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को लिखित में शुभकामना संदेश भेजा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी के साथ पुरानी सेल्फी रिपोस्ट करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन सबसे धमाकेदार विश अमेरिका से सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर बधाई दी है और उसके बाद पोस्ट करके लिखा भी है। उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। टैरिफ तकरार के बाद ट्रंप का मोदी को मित्र कहना, उनके काम की तारीफ करना और जवाब में मोदी का भी ट्रंप को मित्र कहना, इस फोन कॉल से केमिस्ट्री कितनी बदलेगी, इस पर आगे हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखना होगा कि मोदी और ट्रंप की आज की बातचीत से रिश्तों को कौन सा नया ट्विस्ट मिलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। मोदी जी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाले बालक से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर।
ये केवल कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा है। मोदी जी के फैसलों ने भारत को नई पहचान दी है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, हर पहल में देश की प्रगति और लोगों की भागीदारी झलकती है। आज का ये क्विज शो बच्चों के लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें सवाल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े हुए, उनके संघर्ष, उनके सपनों और उनके फैसलों से जुड़े हुए। ये सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है बल्कि एक मौका है प्रधानमंत्री के जीवन से सीखने का कि कैसे बड़े सपनों को मेहनत, अनुशासन और सेवा से सच किया जा सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, जहां होगा दिमाग का दम, जहां होगी ज्ञान की परीक्षा और जहां मिलेगा ढेर सारा मजा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपका टीम से परिचय करवा देती हूं। हमारी पहली टीम है, जोरदार तालियां उनके लिए, टीम KRM बिरला। KR मंगलम बिरला स्कूल से रुद्र घोष और रोहिणी घोष हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी दूसरी टीम है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे टीम JBM ग्लोबल स्कूल नोएडा से पलक गुप्ता और अर्शिया मैथानी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी तीसरी टीम है टीम DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से शौर्य अग्निहोत्री और गौरिका सिंह हमारे साथ हैं। अपने लिए, खुद के लिए तालियां बजाइए। आगे बढ़ने से पहले हम सभी को बता देते हैं कि इस क्विज शो के रूल्स क्या हैं। शो के 3 राउंड होंगे और हर राउंड में 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। हर राउंड बजर राउंड होगा, यानी जो जितनी जल्दी जवाब देगा पॉइंट्स उन्हें मिलते जाएंगे सही जवाब दे। हर राउंड के साथ सवाल और ज्यादा टफ होते जाएंगे और जवाब के पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। हमारे कंटेस्टेंट को अब बता देते हैं कि चैंपियन टीम को क्या मिलने वाला है। चैंपियन टीम को मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। जो दूसरे नंबर पर टीम आएगी उन्हें मिलेगा 15,000 रुपए का इनाम और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप सभी तैयार हैं? हो जाइए आप भी तैयार। होने वाली है सवालों की बौछार। एक और नियम जल्दी से जान दे लेते हैं, गलत जवाब देते हैं तो दूसरी टीम को मिलेगा सही जवाब देने का मौका, और जैसे ही हम बताएंगे ये गलत जवाब है तो बाकी दोनों टीमों के पास बजर दबाने का मौका मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको ये बता दें, पहले राउंड के हर सवाल के लिए 10 नंबर होंगे, यानी 10-10 के 5 सवाल होंगे 50 नंबर के लिए। दूसरा राउंड क्विक अपडेट इसके बारे में, दूसरे राउंड में तीनों टीमों से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए हर टीम को 20-20 नंबर मिलेंगे। और तीसरे और फाइनल राउंड के लिए नियम भी जान लीजिए, तीनों टीमों से इस राउंड के लिए भी 5-5 सवाल ही पूछे जाएंगे। हर टीम को 30-30 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। ये राउंड 1 का पहला सवाल, और सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस साल हुआ था? इसके लिए ऑप्शन देते हैं, A 1947, B 1950, C 1952, D 1955। तीनों लोगों में सबसे पहले किसने बजर दबाया? टीम B पलक गुप्ता, अर्शिया मैथानी। सही जवाब क्या है? 1950। 1950 बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इसके लिए। उत्तर गुजरात के वर्तमान महसाणा जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। भारत की आजादी के 3 साल के बाद वो पैदा हुए। स्वतंत्र भारत में जन्मे वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ। पूरा परिवार लगभग 40 फीट बाई 12 फीट के एक बहुत छोटे से घर में रहता था। तो बिल्कुल सही जवाब, और टीम JBM ग्लोबल ने, पलक गुप्ता, अर्शिया मैथानी ने पहला बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। ये गौर से देखिए इस सवाल को। नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन है, A मन की बात, B दिल की बात, C देश की बात, D जन की बात। पहले ही जवाब यहाँ पर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। DPS नोएडा की ओर से पहला बजर दबा गया है। A मन की बात। बिल्कुल कंफर्म है आप? जी। सही जवाब है। जोरदार तालियां। मन की बात बिल्कुल सही जवाब है। ये 4 ऑप्शन हमने दिए थे, आपको बताते चले। 125वां एपिसोड 31 अगस्त 2025 को प्रसारित किया गया। हमने देखा 3 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी इसकी। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर आते हैं, और इस सवाल को भी बेहद गौर से आपको देखना है। तीसरा सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
मां का नाम क्या है? तीसरा सवाल टीम डीपीएस नोएडा की ओर से सबसे पहले बजर दबाइए। हीराबेन मोदी। ऑप्शन ए हीराबेन मोदी। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अभी तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, बट ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां खुद के लिए। और मुझे लग रहा है टीम डीपीएस नोएडा बहुत तैयारी करके यहाँ पर आई हुई है। हीराबेन मोदी 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। एबीपी न्यूज में आपने वो पूरा कार्यक्रम भी देखा था। जब पीएम मोदी उनसे 100वें जन्मदिन पर मिले तो उन्होंने एक खास बात कही थी, मां ने, जो प्रधानमंत्री को हमेशा याद रहती है। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। दिसंबर 2022 में पीएम की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया था। और अब अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी ने पहली बार कब प्रधानमंत्री पद संभाला था? ऑप्शन देते हैं आपके सामने। ए 2012, बी 2014, सी 2016 और डी 2018। जेबीएन ग्लोबल। ऑप्शन बी 2014। बिल्कुल सही जवाब है। 9 जून 2013-14 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की अभियान समिति के प्रमुख नामित हुए थे और 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 16 मई 2014 जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी और पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। और अब आ जाते हैं पहले राउंड के अपने आखिरी सवाल पर। अगला सवाल रखते हैं स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? टीम जेबीएम ग्लोबल। ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 2014 में वडोदरा और वाराणसी इन दोनों सीटों से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने वाराणसी को अपना निर्वाचन क्षेत्र चुना था। और उनकी प्रसिद्ध लाइन वहां पर जो बहुत ज्यादा 2014 के चुनाव में चर्चा में रही थी, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आपको मैं बता देती हूँ अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, कौन कितने नंबर के साथ कहां पर पहले राउंड पर खड़ा है। सबसे पहले डीपीएस नोएडा आपको मिले हैं 20 पॉइंट, 20 नंबर। जेबीएम ग्लोबल को आपको मिले हैं 30 पॉइंट और केआर मंगलम अभी आपको और ज्यादा मेहनत किए जाने की जरूरत है, लेकिन अभी आपके पास पूरा वक्त है, तो और कोशिश आप करेंगे तो मुझे लगता है कि अगले दूसरे और तीसरे राउंड में आपकी जीत जरूर होगी। तो पहले राउंड के लिए तालियां खुद के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो फिर यहाँ पर सवाल आपके लिए और कठिन होते चले जाएंगे, नंबर भी इसके बढ़ गए हैं, तो आप हो जाइए तैयार। अगला सवाल आपके सामने हम रखते हैं राउंड 2 के लिए। मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन सुनिए। ए पेटीएम, बी भीम ऐप, सी गूगल पे, डी फोन पे। केआर मंगलम। भीम ऐप। ऑप्शन बी। एकदम कंफर्म है आप? यस। फिर से सोच लें। एकदम कंफर्म है। कंफर्म है। जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब है। और मैंने कहा था ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे दें, पीएम मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को डिजिधन मेला के उद्घाटन के दौरान भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया था। यूपीआई अब वैश्विक स्तर पर लगभग 50% लेन देन के लिए जिम्मेदार है। भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई का योगदान तकरीबन 85% है। तो चलिए अब अगले सवाल का रुख करते हैं। और अब सभी के लिए गौर से ये सवाल सुनने का वक्त हो गया है। मोदी जी देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ए 14 में, बी 15 में, सी 16 में और डी 17 में। डीपीएस नोएडा बताइए। बी 15वें। बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल सही जवाब। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और बिल्कुल सही जवाब आपकी ओर से दिया गया। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 भी जीते और 2024 भी जीते हैं। और अब अगले सवाल पर आते हैं। दूसरे राउंड का अगला सवाल गौर से सुनना होगा। दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ी हुई हैं आप लोगों की? चलिए अगला सवाल आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ऑप्शन सुनिए। ए 1999, बी 2001, सी 2003, डी 2005। केआर मंगलम। बी 2001। सोच लीजिए फिर से, कहीं गलत जवाब तो नहीं है? सही जवाब है। कांग्रेचुलेशन। देखिए मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो टीवी जी हैं, बड़ी सी स्क्रीन जी, ये आपके लिए ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। अभी मैं
सोचने को मजबूर कर रही हूँ, तब तक ये थम्स अप करके आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके नंबर अभी कम है। इस वजह से सबसे पहले वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपके सामने आए। कंग्रेचुलेशन। और अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। ये दूसरे राउंड का क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। सवाल सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया? ऑप्शन है, ऑप्शन पहले सुन ले, पुणे, केवड़िया, सूरत, राजकोट। KR मंगलम बताइए। सूरत, C. गलत जवाब है। उसके बाद किसने ऑप्शन? नहीं, JVM ग्लोबल। ऑप्शन बी। देख लेते हैं स्क्रीन क्या कहता है इसके लिए। कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब है, केवड़िया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था। नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा उनकी जयंती पर राष्ट्र को समर्पित की गई थी। चलिए अब अगले सवाल के लिए आगे बढ़ेंगे। राउंड 2 का अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कब किया? ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है A 22 जनवरी 2023, B 22 जनवरी 2024, C 22 जनवरी 2025, D 22 दिसंबर 2024। DPS नोएडा बताइए। 22 जनवरी 2024। ऑप्शन बी 22 जनवरी 2024। कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत क्यूट हैं ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये हमारे जेन जी के चेहरे हैं। जेन जी के सबसे छोटे बच्चे हैं ये। आपके नीचे, इनके नीचे अल्फा आते हैं। ये जेन जी के हमारे सबसे छोटे बच्चे, लेकिन इनको सवालों का जवाब कितने अच्छे से याद है, इनको देखकर आप समझ सकते हैं। उम्मीद यही कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये देश के बाकी बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणा बनेंगे। सारे सवालों का जवाब इन्होंने ऐसा लग रहा है मुँह जुबानी याद करके रखा हुआ है। जोरदार तालियां खुद के लिए। और अब मैं बता देती हूँ कि 2 राउंड के बाद कौन कहाँ पर कितने नंबर के साथ खड़ा है। तो दिल में धक धक है कि हम ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाए, नहीं कर पाए, या लग रहा है कि नहीं अभी एक तो बाकी है, आखिरी राउंड बाकी है, उसमें पूरा दम लगाया जाएगा। तो चलिए मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले DPS नोएडा, कंग्रेचुलेशन, 2 राउंड के बाद सबसे ज़्यादा 60 नंबर के साथ आप खड़े हैं, तालियां बजाइए खुद के लिए। JVM ग्लोबल आप दूसरे नंबर पर हैं, तालियां खुद के लिए। 50 पॉइंट्स के साथ 50 अंक आपको मिले हैं। और KR मंगलम, शुरू में देखिए आपका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन आपने कितनी अच्छी दौड़ यहाँ पर लगाई है और आप अभी 40 नंबर के साथ हैं, लेकिन अभी आखिरी राउंड बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राउंड 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हर एक सवाल के लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 30 नंबर। 5 सवाल के हो जाएंगे 150, और इसमें जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर हमारे इस क्विज का। तो हो जाइए तैयार। अगला सवाल रखते हैं आपके सामने। सवाल, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है आपके A 2020, B 2016, C 2017, D 2018। DPS यस बताइए। ऑप्शन नंबर बी 2016। कंफर्म है आप? जी यस। चले स्क्रीन पर हम इंतजार करते हैं, और बिल्कुल सही जवाब है। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। गुड। 2016, 8 नवंबर 2016 को याद होगा रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब कानूनी नहीं रहेंगे। और उसके बाद हमने लंबी कतारों में लोगों को खड़े होकर देखा भी था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया था। और अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। गौर से देखिए, ये सवाल राउंड 3 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत छात्रों को प्रेरित किया? ऑप्शन है आपके साथ। A परीक्षा पे चर्चा, B मेक इन इंडिया, C डिजिटल इंडिया, D उज्ज्वला योजना। DPS A परीक्षा पे चर्चा। कंफर्म है आप? जी। देखा है आपने परीक्षा पे चर्चा? परीक्षा पे चर्चा। हाँ जी। ऑप्शन A परीक्षा पे चर्चा। क्या कॉन्फिडेंस है आपका, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब है। और आप 2 लोगों के लिए, 2 क्या दोनों टीमों के लिए अब जहां पर कंपटीशन बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि इनके नंबर आपसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला सवाल बहुत गौर से सुने, क्योंकि 30 नंबर मिलने वाले हैं हर एक सवाल पर आपको। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अब अगला सवाल देते हैं आपके सामने। अगला सवाल, पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों को बैंक खाता उन्होंने खोला था? ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। जनधन, B उज्ज्वला, C आयुष्मान, D DBT। KR मंगलम। ऑप्शन A जनधन। एक बार फिर से सोच लें। एकदम जनधन ही होगा। जनधन ही है। दिखाइए कंप्यूटर जी, क्या है ये सही आंसर? कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब। और 30 अंक इस तरह से आप में भी जुड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विजेता होगा, एक उप विजेता होगा।
और फर्स्ट और सेकंड के लिए तो पूरी कोशिश करनी ही होगी, लेकिन गौर से अब अगला सवाल भी सुनिए, क्योंकि अब तक सबसे महत्वपूर्ण सवालों का सामना आपको करना पड़ा है। जनधन ये बिल्कुल राइट आंसर है। दर्शकों को बताते चले 28 अगस्त 2014 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना है। और अब अगला सवाल आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि वो देते हैं? इसका ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बी पीएम किसान सम्मान निधि, डी आयुष्मान भारत, सी आयुष्मान भारत डी मुद्रा योजना। गौर से आप देखें। आयुष्मान भारत। गलत जवाब है। अब ये मौका मिलेगा दूसरी टीम को। टीम डीपीएस बताइए। बी पीएम किसान सम्मान निधि। जी क्या बी बात है, पीएम बिल्कुल किसान सम्मान निधि। सही जवाब, कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने आप के लिए। ये बिल्कुल सही जवाब है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। किसान एक सरकारी योजना है ये, जो पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो अब जो लोग पिछड़ रहे हैं उनके लिए अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको ये सवाल बहुत गौर से देखना है। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहां पर है? ऑप्शन सुनिए, ABCD, उसके बाद ही ए 7 लोक कल्याण मार्ग, बी 10 जनपद, सी 10 रेसकोर्स रोड, डी 5 रेसकोर्स रोड। JBM ग्लोबल बताइए। ऑप्शन बी। सोच लीजिए। ऑप्शन बी 10 जनपद गलत जवाब है। डीपीएस नोएडा। ए 7 लोक कल्याण मार्ग। कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहले इसे 7 रेसकोर्स रोड या 7 RCR के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था, जो लोक कल्याण से प्रेरित है। जोरदार तालियां, क्योंकि अब वो वक्त, वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इतने सारे सवालों का सामना हमारे इन जेनजी की ओर से किया गया है। और अब मैं बता देती हूँ कि कौन है आज का हमारा विजेता। तो सबसे पहले कौन है विजेता? जिसके चेहरे पर ज्यादा मुस्कुराहट है वो, या जिसे ज्यादा डर लग रहा है वो? डीपीएस नोएडा 180 नंबर आपको मिले हैं। कांग्रेचुलेशन। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने इस कार्यक्रम में एबीपी नेटवर्क के CEO सुमंता दत्ता जी को। आप आइए और हमारे इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो अवार्ड दीजिए जिसके ये हकदार हैं। डीपीएस नोएडा ने 180 अंक 300 में से हासिल किए हैं। तो आप फर्स्ट आए हैं, कांग्रेचुलेशन। बहुत खूब, शानदार तरीके से आपने सवालों का सामना किया और आज जवाब दिया है। और अब दूसरे नंबर पर है KR मंगलम 70 नंबर के साथ। कांग्रेचुलेशन, बहुत खूब। फर्स्ट राउंड में आपको निराशा हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा शानदार तरीके से आपने दूसरा राउंड किस तरह से उसका सामना किया और फिर आपको सेकेंड प्राइज मिलता है। जोरदार तालियां इनके लिए। और तीसरे नंबर पर JBM ग्लोबल, आप भी आ जाएं। कोई बात नहीं, नंबर तीसरा है, लेकिन आपने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई और हमने क्या खूब शानदार खेल आप लोगों की ओर से दिखाया गया है। अब मैं आ जाऊंगी फोटो सेशन के लिए, थोड़ा आगे आ जाएं आप सारे लोग। और ये है हमारी आज की टीम। पहले नंबर पर जैसा कि मैंने आपको बताया डीपीएस नोएडा, KR मंगलम दूसरे नंबर पर और JBM तीसरे नंबर पर। बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो शानदार परफॉर्मेंस आपने दिखाई है और आप यकीनन हमारे उन तमाम लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने इतने दमखम के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आज सवालों का सामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये खास पेशकश हमारे दर्शक देख रहे थे, लेकिन आपके लिए जिन्होंने जीत हासिल की वो आगे और बढ़ें और जिनकी कोशिशें आज कामयाब नहीं हो पाई हैं उनके लिए हरवंश राय बच्चन की पंक्तियां, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, क्योंकि जीवन के अभी बहुत सारे अग्निपथ से सामना आपका बाकी है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।